हेलो बच्चों, आज हम लोग फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसमें हम लोग वर्क एनर्जी पावर के बारे में बात करेंगे। और ये आज का जो हमारा लेक्चर होने जा रहा है वो एकदम बेसिक लेवल से होने जा रहा है। तो हम लोग सबसे पहले आज का इंट्रोडक्शन क्लासेस देखेंगे वर्क एनर्जी एंड पावर का। यानी हमारा जो चैप्टर है वो कौन सा है? वर्क एनर्जी एंड पावर। तो सबसे पहले हम लोग वर्क एनर्जी पावर में आज जो हम लोग लेक्चर लेंगे, यानी आज जो हम लोग का बेसिक क्लासेस होगा वो बेसिकली वर्क पे होगा। यानी वर्क हम लोग कहते हैं किसको है? ये हम लोग कंप्लीटली 11th के बेसिस पे टॉपिक को शुरुआत करेंगे। वर्क होता क्या है? जनरल लाइफ में जो आप काम करते हैं, फिजिक्स कभी भी उसको वर्क के रूप में नहीं समझता है। जैसे आपने कोई काम किया, आप किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं और बॉडी के अंदर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, आपको तो ये लग रहा है कि ये वर्क हो रहा है, लेकिन फिजिक्स इसको कभी भी अलाउ नहीं करता है कि ये वर्क हो रहा है। फिजिक्स उसी समय वर्क को अलाउ करता है जब आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाए और आपकी बॉडी में हल्का फुल्का भी डिस्प्लेसमेंट हुआ तब। यानी फिजिक्स बोलता है कि किसी भी बॉडी में वर्क तब होगा जब आप, यानी when we applied a force on a body, then a body can displace from one position to another position, work will be done। यानी आपको क्या पता चला कि वर्क फिजिक्स के अकॉर्डिंग क्या होगा कि जब आप किसी भी बॉडी पे, बेसिकली आपके पास ये एक बॉडी है और आप इस बॉडी पे फोर्स लगा रहे हो और फोर्स लगाने के साथ साथ ये बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो जब आप किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाए और बॉडी के अंदर डिस्प्लेसमेंट हुआ, हम लोग फिजिक्स के अकॉर्डिंग उसको क्या बोलेंगे? वर्क डन बोलेंगे। यानी वर्क का डिफिनेशन सबको क्लियर हो गया कि जब आप किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाए और बॉडी के अंदर डिस्प्लेसमेंट होगा तो फिजिक्स उसको वर्क बोलता है। ठीक है, हालांकि डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। तो यानी यहाँ पे एक सिंपल सा चीज आपने सीखा कि वर्क के लिए दो फिजिकल क्वांटिटी रिस्पॉन्सिबल है। पहला आपका अप्लाइड फोर्स, यानी पहला आपका फोर्स, और दूसरा बॉडी के पास डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। यानी पहला तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पता चला कि वर्क करने के लिए आपके पास टोटल कितना? दो फिजिकल क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होती है। यहां तक सभी को क्लियर हो गया? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे देखते हैं फॉर्मूला ऑफ वर्क। ठीक है, यानी वर्क का जब हम लोग फॉर्मूला देखते हैं तो क्या होता है? तो सबसे पहले अगर आप 9th के बिहार से पढ़े होंगे तो W = F क्रॉस S दिया होगा। ठीक है, हम लोग इसको लिख तो लेते हैं, लेकिन इसका एग्जैक्ट प्रूफ आपको 11th क्लासेस में मिलेगा। ठीक है, आप 11th क्लासेस में आपके पास जब वेक्टर का नॉलेज आ जाएगा, वेक्टर का नॉलेज यानी वेक्टर का सीरीज जो है वो मेरे लेक्चर सीरीज में अपलोडेड हो चुका है। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में वो पूरा वेक्टर का सीरीज आप वहां पे देख सकते हैं। तो जब हम लोग बिहाफ ऑफ 11th जाएंगे तो यहाँ पे डिफिनेशन इसका फॉर्मूला चेंज हो जाता है। यानी W = F.S होगा। फोर्स भी वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर, और वेक्टर का यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट होता है। और सभी को पता है कि वर्क डन जो है वो आपका स्केलर क्वांटिटी। यानी एक चीज यहाँ पे और आपको समझना होगा कि वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी। वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी। हमने वहां पे वेक्टर में आपको पढ़ाया था कि वेक्टर डॉट वेक्टर, यानी दो वेक्टर का मल्टीप्लाई आपका वेक्टर भी हो सकता है और दो वेक्टर का मल्टीप्लाई आपका स्केलर भी हो सकता है। तो यहाँ पे फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी का जो मल्टीप्लाई है वो यहाँ पे क्या हो गया? स्केलर प्रोडक्ट। तो आपको यहाँ पे समझना है कि वर्क डन इज स्केलर क्वांटिटी, या इसी को हम लोग कह सकते हैं कि ये आपका एक प्रकार का स्केलर प्रोडक्ट है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड कि वर्क डन जो है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या है? स्केलर प्रोडक्ट है। तो W = F.S, यानी F का मतलब फोर्स वेक्टर, S का मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एक सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे हम आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि W = F.S हो गया, ये तो सही है। अब जो नया चीज आपको यहाँ पे बताने जा रहे हैं कि जब यहाँ पे डॉट हटेगा तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा। तो जब यहाँ पे डॉट हटेगा तो वर्क डन का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे? तो W = F का मॉड, S का मॉड और कॉस थीटा। ये आप फॉर्मूला जल्दी से इसको नोटेट कर लो, ये याद कर लो। यानी वर्क डन का फॉर्मूला या तो F.S होगा, या तो जब डॉट प्रोडक्ट यहां से हटता है तो क्या होता है? F का मॉड, S का मॉड, कॉस थीटा। और यहाँ पे ये कॉस थीटा क्या है? यानी कॉस थीटा को जब से पूछेगा तो द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच के एंगल को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कॉस थीटा। तो W = अकॉर्डिंग टू 9 F क्रॉस S
W इक्वल टू अकॉर्डिंग टू 11th बात करेंगे तो F डॉट एस और डॉट प्रोडक्ट को हटाएंगे तो फोर्स का मॉड, डिस्प्लेसमेंट का मॉड और कॉस थीटा। यानी यहाँ पे आपको एक नया चीज समझ में आया कि अगर यहाँ पे हम लोग वेयर कॉस थीटा का बात करेंगे तो कॉस थीटा क्या है, तो आप बोल सकते हो द एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है ना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच के एंगल को हम लोग यहाँ पे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कॉस थीटा। यहाँ तक क्लियर है। यानी सिंपली अभी हम लोग क्या देखें बेसिक लेक्चर में कि वर्क क्या होता है, ठीक है, वर्क में कितने फिजिकल क्वांटिटी है, वर्क डन करने के लिए क्या क्या चाहिए, और वर्क का मेजर फॉर्मूला देखिए W इक्वल टू एफ क्रॉस एस, W इक्वल टू एफ डॉट एस और W इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट हटेगा तो फोर्स का मॉड, डिस्प्लेसमेंट का मॉड और कॉस थीटा द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और वर्क डन जो है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या है, स्केलर प्रोडक्ट है भाई। चलो यहां तक सभी को क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे बेसिक पोर्शन को ही देखते हैं। तो यहाँ पे आते हैं यूनिट ऑफ वर्क। पहले हम लोग बात करते हैं यूनिट ऑफ वर्क। अच्छा आइए हम लोग देखते हैं ध्यान से वर्क का यूनिट क्या होता है। तो सबसे पहले अगर आपको किसी भी चीज का यूनिट निकालना होता है तो आप पहले फॉर्मूला को मेंशन करो। तो वर्क इक्वल टू सिंपली यहाँ पे लिखा है एफ डॉट एस। ठीक है, फोर्स का मतलब, हाँ, वर्क का जो हम लोग यूनिट निकालेंगे वो दो फॉर्म में निकालेंगे। पहला निकालेंगे एसआई यूनिट के फॉर्म में और दूसरा जो हम लोग निकालेंगे सीजीएस सिस्टम के फॉर्म में। ठीक है ना, चलिए दोनों हम लोग बात करते हैं, जल्दी से बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वर्क का निकालेंगे किस में, तो इन एसआई यूनिट में हम लोग वर्क का फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं। ठीक है, यूनिट निकालने जा रहे हैं। आइए सभी लोग मिलकर करते हैं हम लोग इसको। फोर्स, तो फोर्स का एसआई में क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट का मीटर। यानी सिंपली कह सकते हैं केजी इंटू मीटर का स्क्वायर और पर सेकेंड का स्क्वायर। जब हम लोग फोर्स का एसआई यूनिट बात करेंगे तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग न्यूटन बोलते हैं, तो न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, न्यूटन इंटू मीटर के भी नाम से समझ सकते हैं। ये आपका बेसिकली वर्क डन का एसआई यूनिट हुआ। हमने क्या क्या बात किया आप लोग पहले अच्छे से समझो। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एसआई यूनिट में फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला होता है ना मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास का एसआई यूनिट में क्या होता है केजी और एक्सेलरेशन का क्या होता है मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, तो फोर्स का क्या हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट है तो मीटर इंटू मीटर का स्क्वायर और पर सेकंड का स्क्वायर हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड का स्क्वायर बोल सकते हैं। और एक और चीज, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम लोग न्यूटन बोल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट का मतलब मीटर। यानी आप इस तरीका से लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में यूनिट ऑफ वर्क आया तो यूनिट ऑफ वर्क लिखने का तरीका ये भी आपका बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। मान लो भाई कि आप अगर किसी एग्जाम को फेस कर रहे हो या बेसिकली आप किसी एग्जाम को दे रहे हो, ठीक है, उसमें आ गया कि राइट द यूनिट ऑफ वर्क। ठीक है, या एमसीक्यू के रूप में आ गया कि वर्क का यूनिट दिया है, आपके पास 4 ऑप्शन दिया है जिसमें ये भी दिया, ये भी दिया, ये भी दिया, ऑल ऑफ द अबव दिया है। तो वहां पे आप ध्यान दोगे ऑल ऑफ द अबव को टिक करोगे क्योंकि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। चलिए अब आइए अगला हम लोग बात करेंगे इन सीजीएस सिस्टम। अगला बात करेंगे इन सीजीएस सिस्टम। देखो बाबू, सीजीएस सिस्टम कुछ नया नहीं है। सीजीएस सिस्टम में यहाँ पे सीजीएस, सी से आप लेंथ के लिए बात करना, जी से आप मास के लिए बात करना और एस से आप टाइम के लिए बात करना। तो एस से टाइम के लिए तो सभी को पता है ना, सेकंड होगा। जी से मास के लिए क्या होगा, ग्राम होगा। और सी से लेंथ के लिए क्या होगा, सेंटीमीटर। तो आप जो यहाँ पे देख रहे हो वही पूरा का पूरा उतार दो। क्या है, किलोग्राम, तो यहाँ पे ग्राम लिख देना। मीटर है, सेंटीमीटर लिख देना। पर सेकेंड का स्क्वायर, मीटर है, सेंटीमीटर लिख देना। ठीक है ना। अगला चीज, यहाँ पे किलोग्राम है, ग्राम इंटू मीटर का स्क्वायर, मीटर था तो यहाँ पे सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, पर सेकेंड का स्क्वायर हो गया। ठीक है, और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग बोलते हैं डाइन। जैसे आपको पता होगा कि यहाँ पे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन बोलते हैं। यानी फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन होता है और फोर्स का सीजीएस सिस्टम यूनिट क्या होता है, डाइन होता है बाबू। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे डाइन हो गया। ठीक है ना, सभी को क्लियर है। और फोर्स का सीजीएस सिस्टम में डाइन हो गया और यहाँ पे आपका क्या हो गया, यहाँ पे बेसिकली आप कह सकते हो ये आपका डाइन हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो गया, सेंटीमीटर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वर्क का एसआई यूनिट यानी न्यूटन मीटर जो आपको यहाँ पे मिला, तो न्यूटन मीटर को आप यहाँ पे जूल बोल सकते हो। ठीक है, एक और नया चीज, और यहाँ पे डाइन सेंटीमीटर को एक नया चीज बोल सकते हो। और यानी आपको दो चीज और समझ में आ गया कि वर्क का एसआई यूनिट जो होगा वो जूल होगा या न्यूटन मीटर होगा या केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड का स्क्वायर होगा या केजी मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर इंटू मीटर होगा। ठीक है, और वही अगर वर्क का हम लोग सीजीएस सिस्टम में बात करेंगे तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर, या दोनों को कंबाइन कर दो, ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड का स्क्वायर या डाइन सेंटीमीटर, या इसी को बोलेंगे और। यानी वर्क का दो यूनिट एसआई में अगर बात करेंगे
तो जूल होगा, और सीजीएस सिस्टम में बात करेंगे तो अर्ग होगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन क्या आता है हम लोग के पास कि रिलेशन बिटवीन, अगर कोई आपसे पूछेगा तो इसको पॉइंट को याद रखना, रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग, रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग, तो 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग होता है, ठीक है ना। 1 जूल में कितना होता है, 10⁻7 अर्ग होता है। और जब आप इसका उल्टा अगर करते हो कि 1 अर्ग कोई पूछेगा तो ये 10⁻⁷ क्या होगा, जूल होगा। ये अर्ग और जूल में यानी वर्क के एसआई यूनिट और वर्क के सीजीएस सिस्टम में क्या है, रिलेशनशिप है। वर्क का एसआई यूनिट और वर्क के सीजीएस सिस्टम में ये क्या है, आपका रिलेशनशिप है। यहां तक क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग जैसे इससे आगे बढ़ते हैं तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला। क्या बात करते हैं भाई, डायमेंशनल फार्मूला। अब हम लोग शुरू करते हैं डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क डन। क्या शुरू करते हैं, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क डन। तो डायमेंशनल फार्मूला हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या होगा, W इक्वल टू एफ एस। आइए एकदम तोड़ के बात करते हैं। W इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। एफ का मतलब फोर्स, और फोर्स का होता है फार्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हो गया, लेंथ, और लेंथ का क्या होता है, यहाँ पे हम लोग कैपिटल एल देते हैं। ठीक है, सबको क्लियर है। मास का मतलब कैपिटल एम दे दो, एक्सेलरेशन को तोड़ दो। अगर एक्सेलरेशन को तोड़ना है तो v माइनस यू बाई टी। ठीक है, एक्सेलरेशन को अगर तोड़ना है तो क्या लिख सकते हो, v माइनस यू बाई टी, और वेलोसिटी में से वेलोसिटी घटेगा तो वेलोसिटी बचेगा, तो v डैश बाई टी। और वेलोसिटी को भी तोड़ना है तो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, और पहले से टाइम है तो डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार का लेंथ। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार का लेंथ हो गया, और बाई टी इंटू टी टाइम हो गया। तो एक्सेलरेशन के बदले हम लोग लिख सकते हैं एल बाई टी का स्क्वायर और इंटू यहाँ पे एल। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए इंटू एल का स्क्वायर, और टी का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो टी का पावर -2। यानी ये कंप्लीटली डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, किसका, वर्क का। ठीक है, क्लियर है सभी को। वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो एम एल का स्क्वायर टी का पावर -2 होगा। एम एल का स्क्वायर टी का पावर -2 होगा। कैसे, क्योंकि फोर्स और फोर्स का मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का हम लोग कैपिटल एम लिख दिए, एक्सेलरेशन को हम यहाँ पे तोड़ के आपको बता दिए, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का मतलब लेंथ, तो एल इंटू एल का स्क्वायर, और टी का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो टी का पावर -2। तो यानी डायमेंशनल फार्मूला ऑफ अगर कोई वर्क डन पूछेगा तो एम इंटू एल का स्क्वायर और टी का पावर -2 होगा। ठीक है, आइए अब जैसे ही हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे ऑन व्हाट कंडीशन द value of work done will be positive, negative, 0। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा ऐसा कंडीशन होगा जहां पे वर्क डन का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। देखिए अब इस तीनों का केस हम लोग लेंगे और तीनों पे एक बेहतर न्यूमेरिकल को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। केस 1, अगर हमारा बॉडी पे फोर्स लग रहा है इधर, ध्यान से देखना बाबू, और बॉडी डिस्प्लेस भी कर रहा है इधर, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जब डायरेक्शन सेम हो गया, सभी लोग कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे यहाँ पे। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन जब सेम हो गया, यानी फोर्स वेक्टर का और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जब हमारा डायरेक्शन सेम हो गया, तो यहाँ पे फॉर्मूला पुट करो। क्या बताए थे, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। ठीक है, और इसको जब हम लोग तोड़े थे तो क्या लिखे थे यहाँ पे, एफ का मॉड, एस का मॉड, और क्या बताए थे, कॉस थीटा। तो जब दोनों का डायरेक्शन सेम है तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, 0 डिग्री। जब दोनों का सेम तो थीटा का वैल्यू 0, क्योंकि धीरे धीरे बढ़ते हैं तब ना होता है 45, 60, 90 और उल्टा जाते थे 180। जब दोनों सेम है तो एक के ऊपर एक का कोलिजन है, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू 0 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, एफ एस और कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 का वैल्यू आपको पता है 1, तो ये हो जाएगा एफ इंटू एस, यानी वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, यानी एफ डॉट एस यानी पॉजिटिव कब होगा, यानी यहाँ पे पॉजिटिव कब होगा, जब थीटा का वैल्यू 0 होगा, और कॉस 0 का वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या जानते हैं, 1 जानते हैं। ठीक है ना, सभी को पता है कॉस 0 का वैल्यू यहाँ पे 1, तो एफ डॉट एस, ठीक है, +1 पॉजिटिव में कब होगा। ठीक है, तो जब आपका थीटा का वैल्यू 0 होगा तो वहां पे वर्क डन का वैल्यू क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा। क्लियर हो गया। अब आइए यहाँ पे केस 2 और केस 3 हम लोग लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे केस 2 क्या है, देखिए सभी लोग, केस 2 यहाँ पर हम लोग देखते हैं। केस 2 का मतलब क्या, मान लो कि कोई भी बॉडी पे हम लोग फोर्स लगा इधर, और बॉडी जो है हमारा डिस्प्लेस कर गया ऊपर, या फोर्स लगा ऊपर और बॉडी डिस्प्लेस कर गया नीचे, दोनों केस हो सकता है। तो इस केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल होगा वो थीटा होगा। आपको पता है कि थीटा जो होगा वो द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इस केस में जब आप वर्क डन निकालोगे तो क्या बताते हैं, एफ का मॉड, एस का मॉड और कॉस थीटा। तो यहाँ पे कॉस थीटा कितना होगा, यानी थीटा का वैल्यू तो यहाँ पे प्रूफ हो गया 90 डिग्री। तो यहाँ पे एफ एस कॉस कितना होगा, कॉस 90। और आप पढ़े होगे बाबू
कि जब हम लोग का cos 90 पूछता है तो cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा W इक्वल टू एफ एस इंटू 0, यानी वर्क डन का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। यानी वर्क डन 0 कब होगा, जब आपका थीटा का वैल्यू कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। ठीक है, यानी आपका फोर्स अगर सीधा लगेगा और बॉडी डिस्प्लेस अगर ऊपर करेगा तो जहां पे एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का 90 डिग्री बनता है, उस केस में हमारा वर्क डन का वैल्यू हर हाल में क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, केस 3 अगर बात करते हैं, केस 3 बात करते हैं, तो यहाँ पे मान लो कि आप बॉडी पे फोर्स लगाए इधर और बॉडी डिस्प्लेस कर गया इधर। ठीक है ना, फोर्स आपने लगाया इधर और बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हो गया इधर, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा थीटा का वैल्यू कितना होगा, 180 डिग्री। हालांकि इसमें हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, इस पे वही न्यूमेरिकल आएगा स्प्रिंग फोर्स वाला, लिमिटिंग फोर्स वाला। ठीक है, तो इसमें हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे कि कोई भी बॉडी है, उस बॉडी को हम लोग फोर्स लगा रहे हैं इधर, ठीक है, और कोई इसको फ्रिक्शनल फोर्स इधर खींचने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, तो फोर्स लगाए आपने उधर, फ्रिक्शनल फोर्स लगा इधर, तो इसके बीच में तो डायरेक्शन जस्ट अपोजिट ना होगा। तो यहाँ पे हम लोग इस टाइप का न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी बस हम लोग केस को देख लेते हैं। ठीक है, तो इस केस में आपने फोर्स लगाया सीधे, आपका बॉडी डिस्प्लेस कर गया जस्ट अपोजिट। हालांकि ये देखने में कुछ अचंभा वाला बात लग रहा है कि हम फोर्स लगा रहे इधर, डिस्प्लेस कर रहे हैं उधर, ये एक ही केस में हो सकता है। आप कह सकते हैं उसको फ्रिक्शनल फोर्स के केस में। तो यहाँ पे आप अपने केस को लगा तो W इक्वल टू क्या पढ़े हो, फोर्स का मॉड, ठीक है, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट का मॉड और कॉस थीटा पढ़े हो, तो फोर्स का मॉड हो गया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का यहाँ पे मॉड हो गया, और यहाँ पे cos 180। और आपने पढ़ा है बाबू, आपने पढ़ रखा है कि जब हमारा cos 180 पूछेगा तो cos 180 का वैल्यू होता है -1 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा f इंटू एफ डॉट एस, और cos 180 का वैल्यू -1, यानी माइनस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये वर्क का फॉर्मूला हो जाएगा। यानी वर्क डन निगेटिव कब होगा, जब आपका थीटा का वैल्यू कितना था, 180 डिग्री। थीटा का वैल्यू कितना था, 180 डिग्री। यहां तक आप लोगों को क्लियर है। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो। और हम लोगों ने अभी किया कि वर्क का वैल्यू कब पॉजिटिव हो सकता है, तो पॉजिटिव कब होगा, जब दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। निगेटिव कब होगा, जब दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री होगा। 0 कब होगा, जब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। अब हम लोग जानेंगे यहाँ पे एक एग्जाम्पल के हेल्प से हम लोग ये देखने का प्रयास करेंगे कि वर्क डन जो है वो कैसे स्केलर प्रोडक्ट है, और हम लोग को ये भी अभी प्रूव करना है कि कैसे हम किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो जस्ट अपोजिट हो रहा है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट। तो अब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि वर्क जो होता है, वर्क डन इज ए स्केलर प्रोडक्ट। आइए हम लोग पहले इसको जानते हैं कि वर्क डन जो है वो स्केलर प्रोडक्ट कैसे है। पहले इस चीज को हम लोग प्रूव कर लेते हैं, तब हम लोग यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहले W इक्वल टू यहाँ पे क्या बताए, एफ डॉट एस। ठीक है, ये आपका स्केलर प्रोडक्ट हुआ, क्योंकि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद वो वेक्टर भी हो सकता है, स्केलर भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि फोर्स वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और वेक्टर इंटू वेक्टर यहाँ पे क्या हो गया, स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि वर्क डन जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। W इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट को हटा रहे हैं। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट को जैसे हम लोग हटा रहे हैं तो यहाँ पे एफ का मॉड, यहाँ पे एस का मॉड, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा। तो ये इंपॉर्टेंट है, यानी एफ एस कॉस थीटा, ये आपका मेन फॉर्मूला होगा, ये आपको याद करना होगा। हम लोग इसको एक एग्जांपल के माध्यम से प्रूव कर रहे हैं। आइए सब लोग इसको ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले एक बॉडी है, एक बॉडी के पास मास है m। ठीक है, ये बॉडी जो है वो आपका बेसिकली सरफेसेस पे है। ठीक है, इस बॉडी पे फोर्स लग रहा है F। ठीक है, हमने क्या किया, एकदम ध्यान से आप लोग देखिए। सबसे पहले एक बॉडी है जिसका मास क्या है, m है, सरफेस पे प्लेस्ड है, फोर्स लग रहा है F, और ये बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर कितना, लगभग मान लो कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 5 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट होने के बाद ये बॉडी जो है वो यहाँ पे प्लेस्ड हो गया, जिसका मास m था। तो यहां से यहां तक कि बॉडी के अंदर डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर हुआ ना, और जैसे इधर डिस्प्लेसमेंट हुआ और फोर्स लगा इधर, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ये जो एंगल बना, यही आपका एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया। यही आपका एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया इस वेक्टर, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल जो होता है वो थीटा होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग कॉस थीटा। और जिसके रिस्पेक्ट में एंगल होता है, ठीक है, वहां पे कॉस थीटा होता है। तो इधर फोर्स लग रहा है तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं ना एफ कॉस थीटा, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं एफ कॉस थीटा। और आप सिंपली यहाँ पे जाने हो W इक्वल टू क्या जाने हो, एफ डॉट एस। तो एफ के बदले हम लोग यहाँ पे एफ कॉस थीटा भी कह सकते हैं, और इंटू एस, यानी यहाँ पे एफ एस कॉस थीटा को ऐसे ही प्रूफ हो गया। यानी एक नया चीज तरीका आप ये सीखे कि W इक्वल टू फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इंटू डिस्प्लेसमेंट। यानी ये आपका एक एक तरीका निकल के सामने आ रहा है जो आपको समझना होगा। यानी यहाँ पे आपको बताया कि बॉडी पे फोर्स लग रहा है, बॉडी डिस्प्लेस कर रहा है, तो जिधर एंगल बनता है उसके रिस्पेक्ट में थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे हम लोग एफ कॉस थीटा ले लिया, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब ऐसा हो गया, यानी वर्क डन जो है वो फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इंटू डिस्प्लेसमेंट। यानी सिंपली आप कह सकते हो W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा होता है। ठीक है, हम यहाँ पे एक न्यूमेरिकल के बारे में बात कर रहे थे कि आप किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हो इधर,
और बॉडी डिस्प्लेस कर रहा है जस्ट अपोजिट, तो न्यूमेरिकल कैसे बनेगा? आइए एक बेहतरीन न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करते हैं जो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड न्यूमेरिकल है। फाइंड द, देखिए अच्छे से क्वेश्चन को देखिए, फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स एंड frictional force of mass 10 kg and displaced by a body of 5 मीटर। बहुत शानदार क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको फिजिक्स में एक नया तरीका सिखा देगा कि न्यूमेरिकल बनता कैसे है। देखिए क्वेश्चन सबसे पहले क्या बोला है, हम लोग इस क्वेश्चन को टाइम देंगे और आज सीखेंगे कि एक्चुअली न्यूमेरिकल बनता कैसे है। बोल रहा है फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, यानी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा पहले वर्क डन बताना है एंड फ्रिक्शनल फोर्स बताना है। तो वर्क डन आगे होगा, जिधर फोर्स उधर ही डिस्प्लेसमेंट, और फ्रिक्शनल फोर्स कहां लगेगा? पीछे। यानी ये क्वेश्चन कौन सा है? थीटा इक्वल टू 180 डिग्री वाला है, ठीक है। और उस बॉडी का मास दिया 10 kg, डिस्प्लेस्ड कर रहा है बॉडी कितनी मीटर? 5 मीटर। आइए पहले इसका हम लोग डायग्राम बनाएंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक सरफेस हम लोग के पास हो गया, ठीक है। उसके बाद एक बॉडी हो गया, जिस बॉडी का मास जो था वो कितना केजी था? 10 kg था। अब मान लीजिए कि इस बॉडी पे हमारे जो फोर्स लग रहा है, फोर्स नहीं दिया, मान लो कि फोर्स 50 न्यूटन लग रहा है, ठीक है। और ये बॉडी क्या कर रहा है? तो ये बॉडी हमारा डिस्प्लेस कर रहा है, ये बॉडी हमारा क्या कर रहा है? डिस्प्लेस कर रहा है, और डिस्प्लेस करके बॉडी यहां पे पहुंच जा रहा है। और जो डिस्प्लेसमेंट इस वेक्टर कर रहा है वो डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहा है? 5 मीटर कर रहा है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू हो गया 5 मीटर, और फाइनली बॉडी पहुंच गया जिसका मास था 10 kg, वो यहाँ पे पहुंच गया। एकदम डायग्राम आपको क्लियर है? माइंडसेट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। क्या क्या बोले कि सबसे पहले एक्सटर्नल फोर्स, यानी ये बाहर से बॉडी, ये है बाहर से एक्सटर्नल फोर्स ये लग रहा है, तो एफ एक्सटर्नल फोर्स आपका दे दिया है कितना? 50 न्यूटन। यानी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क डन बताना है। तो एक्सटर्नल फोर्स जब 50 न्यूटन लग रहा है तो वर्क डन जब निकालोगे तो फोर्स एक्सटर्नल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट एस वेक्टर और एंगल कॉस थीटा। तो देखो फोर्स का भी डायरेक्शन इधर ही है, डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन इधर ही है, तो जब दोनों डायरेक्शन सेम तो एंगल का वैल्यू 0 डिग्री और कॉस 0 का वैल्यू होता है 1। तो यहां पे हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे, W इक्वल टू एफ एक्सटर्नल, ठीक है, और कॉस एस फैक्टर, और यहाँ पे कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 का वैल्यू हो गया 1, और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू देखो दिया है कितना? 5 दिया है, और एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू दिया है क्या? हाँ 50 दिया है। तो यहाँ पे वर्क डन का जो वैल्यू होगा 50 25 250 जूल। बोलो मजा आया आप लोगों को समझ में? यानी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क डन कैसे निकलेगा ये आपको पता चल गया। फिर बोल रहा है एंड फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स कभी भी लगेगा तो जब एक्सटर्नल फोर्स बॉडी को इधर खींच रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स जस्ट अपोजिट लगेगा। तो यहाँ पे जस्ट अपोजिट लगेगा, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या बनेगा? आइए इस कॉन्सेप्ट को पहले समझो। बॉडी आपके पास ये है, और फ्रिक्शनल फोर्स के लिए सबसे पहले फोर्स लिमिटिंग निकालना पड़ता है। फोर्स लिमिटिंग का मतलब क्या है कि जो भी फोर्स लिमिटिंग होगा इसका वैल्यू ज्यादा होगा, तभी पता चलेगा कि ये बॉडी के पीछे भी एक फोर्स लग रहा है। जहां पे फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा सबसे पहले आपको वहां पे लिमिटिंग फोर्स निकालना होगा, और लिमिटिंग फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू एन। क्या होता है? म्यू एन। और ये जो म्यू है वो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। वो क्या है आपका? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। जहां पे फ्रिक्शनल फोर्स बोलेगा तो इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी म्यू का वैल्यू हो गया 0.1। एकदम ध्यान से समझना। बॉडी है, सॉरी सबसे पहले सरफेस हो गया, इसके ऊपर बॉडी हो गया, कोई इधर खींच रहा है, तो जैसे ये पीछे की ओर आएगा फ्रिक्शनल फोर्स तो यहाँ पे आपका फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट लगेगा। यानी म्यू जो है वो आपका फ्रिक्शनल, म्यू जो है वो आपका क्या है? फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट है, ठीक है। तो ये आपका कोएफिशिएंट हो गया कितना? 0.1 हो गया। और लिमिटिंग फोर्स इस फोर्स से ज्यादा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे लिमिटिंग फोर्स क्यों निकाल रहे हैं? आपसे कोई क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है। तो लिमिटिंग फोर्स इसलिए हम लोग निकाल रहे हैं क्योंकि लिमिटिंग फोर्स जब ज्यादा रहेगा तभी बॉडी जो है वो इससे पीछे की ओर आएगा, तब फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। तो जहां पे अगर बॉडी खींचना है जस्ट अपोजिट में, वहां पे सबसे पहले क्या निकालना होगा? आपको लिमिटिंग फोर्स निकालना होगा। लिमिटिंग फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू एन, इनका मतलब नॉर्मल रिएक्शन। अब यहाँ पे एक और दिक्कत है कि नॉर्मल रिएक्शन निकालेंगे तो बॉडी जब यहाँ पे 10 kg है तो नीचे तो एक लगेगा आपका mg। बोलो सभी लोग, नीचे क्या लगेगा? mg, और जस्ट परपेंडिकुलर ऊपर लगेगा n। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन n का वैल्यू mg होगा। n का वैल्यू क्या होगा? mg होगा। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन जब निकालोगे तो m का मतलब मास कितना है? 10 × g होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? 10 × g। तो n का वैल्यू क्या हो गया? 10, और g का वैल्यू दिया है 10। तो नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया? 100 हो गया, ठीक है। और जब हम लोग यहाँ पे लिमिटिंग फोर्स निकालेंगे तो लिमिटिंग फोर्स क्या होगा? म्यू एन होगा। तो म्यू का वैल्यू दिया 0.1, तो 0.1 आई इंटू
n दिया है, n का वैल्यू कितना आया 100 आया, ये हटेगा तो यहाँ पे कितना हो गया 10 से 100 कितना बार में हो गया 10 बार में। यानी कह सकते हो कि यहाँ पे आपका जो लिमिटिंग फोर्स था, यानी यहाँ पे जो आपका लिमिटिंग फोर्स था उसका वैल्यू कितना आ गया 10 न्यूटन। यहाँ पे आपका जो लिमिटिंग फोर्स था उसका वैल्यू कितना आ गया 10 न्यूटन। और यही लिमिटिंग फोर्स जो है वो आपका फ्रिक्शनल फोर्स की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि इसका वैल्यू इससे ज्यादा होगा तभी वो बॉडी को अपोज करके इधर की ओर खींचेगा। ठीक है, आपको यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक हो गया। तो सबसे पहले लिमिटिंग फोर्स का वैल्यू आपको कितना मिला 10 न्यूटन मिला। अच्छा, जब आपको यहाँ पे लिमिटिंग फोर्स 10 न्यूटन मिला तो ये लिमिटिंग फोर्स क्या बताया कि लिमिटिंग फोर्स ये बताया कि जब एक्सटर्नल फोर्स बॉडी को इधर की ओर खींच रहा है तो लिमिटिंग फोर्स कम से कम इतना होना चाहिए कि ये इसको अपोज कर सके। हमको निकालना है फ्रिक्शनल फोर्स। तो जब हम लोग यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स निकालेंगे, क्या निकालेंगे फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे क्या होगा, तो सबसे पहले फ्रिक्शनल फोर्स होता है लिमिटिंग फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे आपका फोर्स लिमिटिंग निकालेंगे हम लोग, तो फोर्स यहाँ पे लिमिटिंग इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो लिमिटिंग फोर्स यहाँ पे कितना होगा 10 न्यूटन, तो यहाँ पे हो गया 10 और डिस्प्लेसमेंट कितना है 5, तो 10 इंटू 5 कितना हो गया 50। लेकिन ये डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगा तो यहाँ पे हो जाएगा -50 न्यूटन। यानी आप यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा -50 न्यूटन। माइंड आ गया, समझ में आ गया, चीजें क्लियर हो गई आराम से। हमने क्या किया, सबसे पहले लिमिटिंग फोर्स निकाले। लिमिटिंग फोर्स इसलिए निकाले कि ताकि वो पता चलेगा कि वो कितना उसको डिस्प्लेस किया, ठीक है, और कैसे वो चीजों को अपोज किया। लिमिटिंग फोर्स निकल गया तो फ्रिक्शनल फोर्स का होता है लिमिटिंग फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लिमिटिंग फोर्स का वैल्यू 10 और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है 5, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे नेगेटिव। देखो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, यानी थीटा का वैल्यू जस्ट अपोजिट आ गया। तो यहाँ तक आप लोग को क्लियर है। तो अब हम लोग एक और केस पे एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, जब हमारा थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा, ठीक है ना, जब हमारा थीटा का वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री होगा तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले जो हम लोग वर्क निकालेंगे तो यहाँ पे फोर्स, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपका म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। ठीक है ना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा तभी आपका थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा। आइए इस पे हम लोग एक न्यूमेरिकल करते हैं, इसको भी प्रूव करते हैं। सबसे पहले वही सेम हम लोग बात करते हैं कि हम लोग के पास सरफेसेस है, हम लोग के पास एक बॉडी है जिस बॉडी का मास दिया हुआ है कितना 10 kg दिया हुआ है। ठीक है, बॉडी के अंदर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कितना 5 मीटर, फोर्स लग रहा है यहाँ पे कितना 50 न्यूटन यहाँ पे लग रहा है। बॉडी जो है आपका डिस्प्लेस कर रहा है, डिस्प्लेस करके यहाँ पे जा रहा है। जिस बॉडी का मास जो है वो आपका सेम है, मास तो डिस्प्लेसमेंट के दौरान चेंज नहीं होता है। ठीक है, ये आपका 10 kg मास है। अब यहाँ पे आपको बेसिकली बताना है कि वर्क डन क्या होगा, यानी यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या है, फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन। यानी अब आपको वर्क डन निकालना है दो केस के लिए। वर्क डन निकालना है कितने केस के लिए भाई, दो केस के लिए, पहला ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा नॉर्मल रिएक्शन। आइए काम करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन का बात कर दिया तो नॉर्मल रिएक्शन आपका जाएगा ऊपर जाएगा। ठीक है, एकदम ध्यान से देखो, नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे ऊपर जाएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन जैसे यहाँ पे ऊपर जाएगा, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर जब एन लगेगा तो नीचे क्या लगेगा mg लगेगा। और यहाँ पे मास का वैल्यू दिया हुआ है 10, तो यहाँ पे 10g इक्वल टू क्या आपका हो गया n हो गया। यानी नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू क्या हो गया 10g। यानी जब ये ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू बात कर रहा है और बॉडी डिस्प्लेस इधर कर रहा है तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स का बात कर रहा है तो ये नॉर्मल रिएक्शन ऊपर जाएगा तो इसका नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू लोग निकाल लिए। और जब ग्रेविटेशनल फोर्स का बात कर रहा है बॉडी डिस्प्लेसमेंट में सीधे हो रहा है तो एंगल बीच का कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो इस केस में जब वर्क डन निकालोगे ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण तो वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पे एंगल जो है कॉस थीटा, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो जाएगा कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 का वैल्यू 0, डिस्प्लेसमेंट आपका यहाँ पे 5 मीटर और फोर्स लग रहा है ग्रेविटी के कारण। तो ग्रेविटी के कारण जो फोर्स लग रहा है उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10g हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ भी रहेगा 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा 0 होगा। तो यहाँ पे जो वर्क डन निकल रहा है ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में, ठीक है, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो अब हम लोग कल के लेक्चर में एक बेहतर न्यूमेरिकल लेके आएंगे जिसमें हमारा जो न्यूमेरिकल होगा वो IIT जी मेंस एडवांस तक का क्वेश्चन को लेके आएंगे। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर।